हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के गणित को भी पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका बुक गणित का। चलते हैं इसके प्रथम पाठ की तरफ। ये रहा आपका प्रथम पाठ। पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे तथा प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ अंत तक मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब देखिए, जैसा कि इस पाठ का नाम ही है परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। ठीक, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आपको परिमेय संख्या आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, प्राकृत संख्या। आपको पता होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? उसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक, प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो इस प्राकृत संख्या में सिर्फ एक शून्य जुट गया, एक जीरो जुट गया, तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पूर्णांक क्या है इसको समझिए। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, इसमें शून्य जुट गया तो ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी अगर जुट जाएं, निगेटिव संख्याएं, तो ये हो जाते हैं क्या? पूर्णांक। ठीक है, समझ गए आप सभी। अच्छा, अब आ गया ये भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, जैसे 1/2, -2/3, 4/7, -8/3, ये सब क्या है? ये सब भिन्न संख्या है। ठीक, समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब आप इन सभी को जोड़ दें। ठीक, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, ऋणात्मक, शून्य प्लस धनात्मक संख्याएं, फिर भिन्न संख्याएं जो बटा वाली संख्याएं होती है, सब इन सब को जोड़ दे तो ये सभी मिलके बनता है क्या? परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ठीक, 5 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है, -2/5 भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर का परिभाषा आप अपने कॉपी में यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, घेरा हुआ है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। ये P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ये शून्य नहीं है। ठीक, जैसे 0, -5, 3/5, -17/12 इत्यादि। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये पहला जो पॉइंट है, संख्याओं के गुणधर्म, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी। संख्याओं के गुणधर्म, तो आपको शायद पता होगा संख्याओं के 3 गुणधर्म हैं जो आपके किताब में दिए हुए हैं। इन सब के बारे में हम लोग को जानना है अभी। ठीक, तो वो तीनों गुणधर्म क्या क्या हैं इसको आप देख लें। पहला जो है वो है समवर्क नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। दूसरा है क्रम विनिमयता, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तीसरा है सहचर्यता, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब तीनों नियम के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, अब हम समझते हैं समवर्क नियम को, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि गणित के 4 मौलिक क्रियाएं हैं। ठीक, वो चारों का नाम क्या है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ये चारों मौलिक क्रिया के बारे में। ठीक, अच्छा, अब चलिए हम मान लेते हैं ये कोई पूर्णांक है। ठीक, क्या है?
कोई पूर्णांक है, और इधर b भी कोई पूर्णांक है। अब इस a और b को इन चारों में से किसी एक क्रिया करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लीजिए b आएगा, ठीक। अगर यह भी पूर्णांक ही हुआ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह समवर्तक नियम का पालन कर रहा है, ठीक। ये a और b मान लेते हैं दोनों पूर्णांक है, और इस चारों में से किसी एक मौलिक क्रिया को करने के बाद ये जो a b आ रहा है यह भी पूर्णांक ही अगर है तो हम क्या समझेंगे कि यह समवर्तक नियम का पालन कर रहा है, ठीक। अगर यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक नहीं आता है, या कोई दूसरा आ जाता है संख्या, ठीक, परिमेय संख्या आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि यह समवर्तक नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक। समझ गए। अब हम इसे उदाहरण से देखेंगे। जैसे जोड़, ठीक। अब मान लीजिए 8 कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, आपको पता है यह। अच्छा, 4 भी कोई पूर्णांक है, ठीक। इसको आप जोड़ेंगे तो यह क्या आएगा, 8 4 12। तो यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, यह भी क्या आया, पूर्णांक। अतः यह समवर्तक नियम का पालन कर रहा है, ठीक। योग जो है पूर्णांकों का योग समवर्तक नियम का पालन कर रहा है। अब देखिए 8 है प्लस यहाँ -4 को जोड़िए आप, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 में 4 क्या, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यह भी पूर्णांक ही आया, इसलिए यह समवर्तक नियम का पालन कर रहा है। अब आते हैं घटाव पर। घटाव को देखते हैं यह पालन कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यह 8 है, यह भी पूर्णांक है, ठीक। घटाव 4, 8 में 4 गया 4। देखिए यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और यह जो आया यह भी पूर्णांक है, इसलिए यह पूर्णांकों का घटाव जो है वो समवर्तक नियम का पालन कर रहा है, ठीक। अब उसी तरह देखिए 4 - 8, ठीक। यह 4, यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक ही है। 4 में से 8 जाएगा तो आपको पता है -4 बचेगा, ठीक। तो यह भी क्या हुआ, पूर्णांक ही आया, ठीक। तो यह भी क्या हुआ, समवर्तक नियम का पालन कर रहा है। अब चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्रम विनिमयता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो पूर्णांक है a और b, ठीक। इस दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इसी को जस्ट उलट देने से क्या होगा, b + a। अगर इस दोनों का मान बराबर आता है तो हम समझेंगे कि यह क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक, या यह क्रम विनिमयता नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। a + b = b + a। अगर इतना आ जाता है तो हम क्या समझेंगे, यह क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक। अब चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे योग, योग में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। 2 + 7 मान लेते हैं कोई संख्या, 2 + 7, ये दोनों पूर्णांक है, बराबर। अब जस्ट इसी को उलट दीजिए, 7 + 2। अब देखिए इस दोनों का मान बराबर आ रहा है, देखिए 7 और 2 यह 9 हो जाएगा, ठीक। 7 और 2 यह भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हाँ, यह पूर्णांकों का जो योग है वह क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक। समझ गए। उसी तरह घटाव में आप देख लीजिए, अब जैसे 2 एक पूर्णांक है, 2 घटाव 7 बराबर। अब जस्ट इसी को फिर उलट दीजिए, 7 घटाव 2, ठीक। तो क्या ये दोनों का मान बराबर आ रहा है, 2 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, -5। यहाँ देखिए 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5। क्या यह दोनों बराबर है, नहीं, यह बराबर नहीं है। अतः पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नहीं है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं गुणा पर। अब जैसे देखिए 2 × 7 बराबर 7 × 2, इसको उल्टा कर दिए, ठीक। अब इसका मान कितना होगा, 7 दूना 14, इसका मान कितना होगा, 7 दूना 14। देखिए दोनों बराबर है, ठीक। इसलिए पूर्णांकों का गुना क्या है, क्रम विनिमय है, या क्रम विनिमयता का नियम का पालन कर रहा है।
अब चलिए आगे चलते हैं भाग पे। ठीक है, भाग। अब जैसे 2/7 बराबर 7/2, क्या यह दोनों बराबर होगा? 2/7 हो जाएगा 2/7, है ना। 7/2 हो जाएगा 7/2। यह दोनों तो अलग अलग संख्या है, यह बराबर कहाँ है? इसलिए पूर्णांकों का जो भाग है वह क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक, समझ गए आप? तो कौन कौन सा नियम पालन कर रहा है? योग नियम पालन कर रहा है, घटाव नियम पालन नहीं कर रहा है, गुणा पालन कर रहा है और भाग नियम पालन नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप क्रम विनिमयता समझ गए होंगे, कम्यूटेटिव लॉ, a + b = b + a। चलिए अब हम आगे चलते हैं। संख्याओं के गुणधर्म में तीसरा नियम जो है वह है सहचर्यता। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब मान लीजिए कि 3 संख्या है a, b और c। ठीक है, और इधर भी है a, b, c, और इधर जो है हम लोग a और b को क्या किए हैं, ब्रैकेट के अंदर कर लिए हैं। ठीक, लेकिन इधर क्या किए हैं, a को बाहर निकाल दिए और b और c को ब्रैकेट के अंदर कर दिए हैं। ठीक, अगर इसका मान और इसका मान बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह सहचर्यता नियम पालन कर रहा है। ठीक, अब इसको हम उदाहरण से देखें। चलिए, योग। अब हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए 2 + 3 + 4। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, 2 और 3 को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इधर क्या करते हैं, इधर भी वही लेते हैं 2 + 3 + 4, लेकिन इधर क्या करते हैं हम लोग 3 और 4 को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए 3 और 2 5 हो गया, जोड़ 4, इधर देखिए 3 और 4 हो गया 7, और जोड़िए 2। ठीक, 5 और 4 कितना हुआ, 9, 7 और 2 9, देखिए दोनों बराबर हो गया। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि यह सहचर्यता नियम का पालन कर रहा है, पूर्णांकों का जो योग है वह सहचर्यता नियम का पालन करता है। ठीक, अब चलिए, अब हम आगे आते हैं घटाव पे। अब इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, वही उदाहरण लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपको। 2 घटाव 3 घटाव 4, और इधर लेते हैं 2 घटाव 3 घटाव 4। ठीक, इधर हम 2 और 3 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, इधर 3 और 4 को ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक, अगर ये बराबर आ गया तो यह सहचर्यता नियम का पालन कर रहा है। अब देखिए 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक, और इधर -4 है, इधर देखिए 2 - 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक, अब देखिए -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अच्छा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो प्लस जब हो जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर -5 आ गया और इधर 3 आ गया, ये दोनों बराबर होगा नहीं, इसलिए यह पूर्णांकों का जो घटाव है वह सहचर्यता नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं गुणा की तरफ। इसमें भी वही उदाहरण लेंगे हम। देखिए 2 × 3 × 4, इधर भी लेते हैं 2 × 3 × 4। ठीक, इधर 2 3 को ब्रैकेट में ले लेते हैं और इधर 3 4 को ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखते हैं यह बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए 3 दूना 6 × 4, 4 तिहाई 12 × 2। ठीक, 6 चौका 24 और 12 दूना 24, यह दोनों बराबर आ गया। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सहचर्यता नियम का पालन कर रहा है, मतलब पूर्णांकों का जो गुना है वह सहचर्यता नियम का पालन करता है। ठीक, अब आगे ये चलते हैं हम भाग की तरफ। इसको भी उसी उदाहरण से हम देखेंगे। 2/3/4, इधर भी लेते हैं 2/3/4। ठीक है, इधर हम 2 और 3 को ब्रैकेट में लेते हैं, इधर 3 और 4 को ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 /4। इधर देखिए 2 भागा, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा आपको पता है भागा को गुना बदलने जब बदलते हैं तो ये इसके आगे वाला संख्या होता है वह क्या होता है, उलट जाता है। तो देखिए 2/3 गुने, जब भागा जब गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा।
इधर वैसे ही देखिए, 2 गुने इधर क्या हो जाएगा, यह भी उलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक, 2 दूना 4, इधर क्या हो गया, 1/6 हो गया, 3 दूना 6। अच्छा इधर देखिए क्या होता है, 4 दूना 8/3, यह दोनों बराबर है नहीं है, इसलिए पूर्णांकों का जो भाग है वह सचरता नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, समझ गए आप। चलिए अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है योज्य तत्समक। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए योज्य तत्समक क्या है, तो जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए शून्य क्या है, एक योज्य तत्समक है। ठीक, ये तो एकदम आसान चीज़ है। जैसे देखिए 5 है हमारा एक कोई संख्या, 5 में शून्य जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 ही आएगा। 1 से कोई संख्या मान लेते हैं, इसमें शून्य जुटेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, -2 है, इसमें शून्य जुटेगा तो क्या होगा, -2 ही आएगा। ठीक, किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी संख्या जिसमें आप अगर शून्य जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, उतना ही का उतना ही वापस आएगा। ठीक है, तो शून्य क्या हुआ, एक योज्य तत्समक है। ठीक, इसको आप याद कर लें। चलिए अब अगला जो हमारा पॉइंट है वह है गुणात्मक तत्समक। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर से पढ़िए, गुणात्मक तत्समक, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका परिभाषा देखिए, जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। आपको पता है जब किसी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाता है। अतः सभी संख्याओं के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। ठीक, अब जैसे देखिए 5 में आप एक से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 2 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक, -6 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, -6 ही आएगा। आप किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कीजिएगा तो वापस वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक क्या है, यह जो एक है सो गुणात्मक तत्समक कहलाता है किसी भी संख्या के लिए। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब हमारा आगे अगला जो टॉपिक है वह है योज्य प्रतिलोम। ठीक, योज्य प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इसका परिभाषा देखिए, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। आप सोचिए कि 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि इसका आंसर शून्य हो जाएगा, तो 2 में आप -2 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -2। उसी तरह 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3। ठीक, -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3, क्योंकि -3 में आप 3 जोड़िएगा तब ना शून्य होगा। ठीक, उसी प्रकार x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -x। ठीक, आसान है एकदम, समझ गए आप। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, अच्छा इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, व्युत्क्रम। ठीक, और इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। समझ गए आप, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अब इसका परिभाषा देखिए, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप सोचिए कि 2 में आप किस संख्या से गुणा कीजिएगा तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, तो 1/2 से, क्योंकि 1/2 से आप 2 में गुणा कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3। ठीक, क्योंकि इस दोनों गुणा करने पर आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2। 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह कोई पूछे आपसे -3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो -1/3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस दोनों को आप गुना करेंगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। समझ गए आप।
चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है वितरण नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है b प्लस सी। ठीक है। ये दोनों योग है। ठीक, b प्लस सी, और अब आपको इसको गुना करना है a से। ठीक, a से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो वितरण नियम के तहत आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले b से गुना कर दे, a गुने b। ठीक, प्लस है तो प्लस हो गया, फिर a गुने c। ठीक, इस तरह आप आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना कर सकते हैं। अब देखिए एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा ये। जैसे देखिए 2 को गुना करना है आपको, ये तो ब्रैकेट है, 3 प्लस 4। ठीक है। तो वितरण नियम के तहत यह क्या हो जाएगा, 2/3, 2 गुने 3, फिर 2 को 4 से गुना कर दीजिए, प्लस 2 गुने 4। ठीक है। अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इधर 2 है, इधर देखिए 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8। ठीक, इधर देखिए 7 गुने 2 बराबर क्या होगा, 14 होगा। और इधर देखिए 8 और 6 कितना होगा, 14। ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसलिए वितरण नियम हम लगाकर ऐसे भी किसी संख्याओं को गुना कर सकते हैं। जैसे b और c दोनों योग में है और a से गुना करना है, तो आप a गुने b प्लस a गुने c कर सकते हैं। ठीक है, इसी को वितरण नियम कहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे अपने पुस्तक का। देखिए पहला प्रश्न जो कह रहा है वह है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम तो आपको पता है किसको कहते हैं, ऐसा संख्या जो इस संख्या में जोड़ देने पे क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 1 नंबर में देखिए 2/3 में आप क्या जोड़िएगा कि इसका आंसर शून्य हो जाएगा, तो -2/3, तो इसका क्या होगा, -2/3। ठीक, अब इसमें देखिए 25/9 का क्या हो जाएगा, -25/9। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ -16 है तो इसका क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह चौथाई में ये -15/8 है तो इसका क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ शून्य है तो शून्य में आप क्या जोड़िएगा कि शून्य आएगा, तो शून्य, शून्य का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक, अब चलिए छठे में देखिए, ये थोड़ा टफ है। देखिए -5/-7 है तो देखिए यहाँ माइनस और माइनस तो कट जाएगा। ठीक, यहाँ क्या रह गया, 5/7 रह गया। अब सोचिए 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5/7। ठीक है। अब देखिए 13/-5 है तो इसका आंसर क्या होगा, ये माइनस हो गया टोटल, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/5। ठीक, उसी तरह आठवें प्रश्न में देखिए यहाँ -2/15, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 2/15। ठीक, प्लस 2/15। ठीक है। अब चलिए अब अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरे। यहाँ संख्या है ऊपर में और नीचे क्या लिखना है इसका, गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम तो आप पढ़े हैं, गुणन प्रतिलोम किसको कहते हैं, ऐसा संख्या जो इस संख्या में गुना करने पर उसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे देखिए -13 का आंसर क्या होगा, 1/-13 लिखा हुआ है पहले से। ठीक, उसी तरह 5/4 का क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 4/-7 का क्या हो जाएगा, -7/4। ठीक, उसी तरह -5/-8 का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। ठीक, तो यहाँ सीधा हो जाएगा 8/5। ठीक है, उसी तरह देखिए -1 का क्या हो गया, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। अब चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ये तो एकदम आसान सवाल है। ठीक, आप लघुत्तम का सहारा लेकर बना सकते हैं इसको आसानी से। यही सवाल है, देखिए कैसे बनाइएगा आप इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नीचे वाले सभी का लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक, तो कितना होगा, 3 5 3 5 5 3 15 लघुत्तम हो जाएगा इसका। ठीक, एलसीएम क्या होगा, 15 होगा।
तो पहले इसे गुना करते हैं, 3 पचे 15, तो 5 चौका 20 प्लस फिर 5 तिहाई 15, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, -10 होगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5 तिहाई 15 है, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, -33, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक, अब देखिए 20 और 9 29, ये देखिए ये दोनों माइनस में है। ठीक, तो यह दोनों अलग जुटेगा, -33 और -10 कितना हो जाएगा, -43। ठीक है, बटा 15। अब देखिए 29 है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 43, समझ रहे हैं आप, बटा 15। अब आगे देखिए 29 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा, -14 बटा 15 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका अगला प्रश्न ये है। ठीक, ये देखिए दोनों गुना में है, फिर यहाँ माइनस है, फिर ये दोनों गुना में है, फिर प्लस है, फिर ये दोनों गुना में है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। आप बोर्ड मास पढ़े हुइएगा। ठीक, उसमें सबसे पहले किसका काम होता है, गुना का होता है, उसके बाद तब जोड़ का, तब घटाव का। तो यहाँ देखिए ये दोनों गुना में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक, फिर देखिए ये दोनों गुना में है, फिर इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर ये दोनों देखिए गुना में, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब चलिए देखिए 3 दूना 6, -6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, बटा 7 पचे 35। ठीक है, माइनस 3 से 2 मरतबा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 4, 2 दूना 4 प्लस 2 सत्ते 14, तो 1 बटा 7 पचे 35। ठीक है, आगे चलिए अब इस दोनों का हम ये तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो 35 4 और 35 का लघुत्तम आपको हो जाएगा 140। ठीक, 35 चौका 140, तो 4 छक 24, -24 हो जाएगा। फिर ये देखिए माइनस है तो माइनस 4 से 35 मरतबे कटेगा, तो 35 हो जाएगा यहाँ, प्लस 35 चौका 140, तो 4 इकाई 4। ठीक, अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में है तो कितना हो जाएगा, -59 प्लस 4 बटा 140। ठीक, बराबर। अब देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, -55 आ जाएगा, बटा 140। ये देखिए 11 से कटेगा, 5 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5, 11 मरतबे कट गया, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 अठे 40, बराबर -11 बटा 28। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, 5 बटा 18 को कितना से गुना करना है, -7 बटा 72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। देखिए -7 बटा 72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। चलिए इसको बनाते हैं, व्युत्क्रम तो आपको पता ही है, पढ़े हैं। ठीक, 5 बटा 18 गुने -7 बटा 72 का व्युत्क्रम, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बटा 18 गुने, अब देखिए -7 बटा 72 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सोचिए, -72 बटा 7। ठीक, अब इसको गुना कर दीजिए, 18 चौका 72, 5 चौका 20, -20 हो जाएगा बटा 7। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 5। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसमें पता करना है कि ये कौन सा गुण धर्म है इसमें। ठीक, तो आप याद कीजिए, हम वितरण नियम आपको पढ़ाए थे, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए क्या था, जब बी और सी यहाँ योग में था और ए से गुना करने पर क्या हो गया था, ए गुने बी प्लस ए गुने सी। ठीक, वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए 1/-1/3 को ये दोनों में जब गुना किया जा रहा है तो -1/3 गुने 1/2 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर -1/3 गुने 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, वितरण नियम। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 6 नंबर। ठीक, 6 नंबर में पूछ रहा है कि क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ देखिए प्रश्न हमारा यही है, -1/1/8। अब देखते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, बटा में कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8 है 1, 9/8 -9/8 हो जाएगा। ठीक, अच्छा
अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या गुना करेंगे कि हम ये इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो इसमें हम -8/9 से गुना करेंगे तब इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ -8/9। देखिए सवाल में पूछ रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, -8/9। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक, देख लेते हैं। क्या था, 3.1/3, यही है ना, 3.1/3। अब इसका देखिए गुणात्मक प्रतिलोम कितना, पहले इसको तोड़िए बटा में, 3 तिहाई 9 1 10/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/10। ठीक है, और जब आप इसको पॉइंट बनाएंगे तो आपको पता है नीचे जब 10 है तो 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो ये सही है, 0.3 आंसर आ गया। यहाँ भी आपका बोला है 0.3 है, तो ये हाँ है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, वितरण नियम की सहायता से हल करें। निम्नलिखित को किस नियम से हल करें, वितरण नियम से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर सवाल को हम देखते हैं क्या है, आपका यही सवाल है। ठीक, तो वितरण नियम में आपको पता है हम क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, -3/4 है गुने 2/3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर -3/4 गुने -5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, प्लस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट गया। ठीक, ये देखिए 3 से कटेगा 2 मरतबे, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा ये 5/8। ठीक है, अब हम इसको हम लघुत्तम लेके आसानी से जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 तो -4 हो जाएगा, प्लस 8 का 8 तो 5 हो जाएगा। ठीक, ये -4 और 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न, ये भी वितरण नियम की सहायता से ही हल करना है, तो देखिए हल करते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न है आपका। ठीक, 5/6 गुने -2/5 हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में कर देंगे अलग, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5/6 गुने 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 3 मरतबे कटेगा, ये 5 5 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, -1/3 प्लस, अब इधर देखिए फिर 5 से 2 मरतबे कट गया, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये कितना हो गया आपका 1/2 दूना 4। ठीक, अब इसको जोड़िए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 -4 प्लस 4 तिहाई 12 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -4 और 3 कितना हो जाएगा, -1 बटा नीचे 12 है तो 12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब आप अगला जो प्रश्न है उसमें क्या करना है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब से उचित नियम से मिलाएं। अब देखिए कॉलम अ और कॉलम ब जो है, इस दोनों को क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक, चलिए आते हैं प्रश्न पर। चलिए सबसे पहले देखिए, गौर से देखिए इसको आप, ये देखिए a + b = b + a वाले फॉर्मूले पे है। आपको याद होगा क्रम विनिमयता वाला हम जब बताए थे योग में, उसी फॉर्मूले पर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1 का, देखिए यहाँ योग का क्रम विनिमय नियम है ना, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट का हो जाएगा आंसर। ठीक, मिला लीजिएगा अपने किताब में। अब देखिए इसको गौर से देखिए, यहाँ देखिए a × b = b × a है, a × b = b × a। आपको पता होगा क्रम विनिमय में गुना का क्रम विनिमय का नियम ये पालन कर रहा है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय। ठीक है, अब तीसरे पे चलिए, यहाँ देखिए ये दोनों पहले ब्रैकेट में है और इधर आने पर ये अलग हो जा रहा है और ये दोनों ब्रैकेट में आ जा रहा है।
ठीक है। तो आपको हम सहचर्यता वाला पढ़ाए थे, सहचर्यता नियम, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी में पहले ए बी रहता है ब्रैकेट में, फिर बाद में बी सी ब्रैकेट में आता है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम हुआ? योग का सहचर्य नियम। देखिए कहाँ है, देखिए योग का सहचर्य नियम, ठीक है। ये तीसरा का हो जाएगा। अब आगे चलिए, यहाँ देखिए 1/4 3/8 जोड़ के आ जा रहा है 5/8। यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है, और जोड़ के क्या आ जा रहा है? ये भी परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो ये कौन सा नियम हुआ? समवर्तक नियम हुआ, ठीक। तो इसका एफ आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एफ, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या है, ये देखिए ए बी सी, इसमें ये दोनों पहले ब्रैकेट में है और बाद में देखिए ये दोनों ब्रैकेट में जो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये गुना का सहचर्यता है, गौर से देखिए, ठीक। गुना का सहचर्य नियम, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या में शून्य जुटने पर वही संख्या रहता है, आपको बताए थे हम, याद कीजिए, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक ए, ठीक है। अब आगे देखिए किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या रह जाता है, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ देखिए अभी कुछ देर पहले आप देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। देखिए ये 5/2 गुने हैं, ये दोनों में जब गुना हो रहा है तो 5/2 गुने 1/3 हो जा रहा है, फिर प्लस 5/2 गुने 2/3। तो ये कौन सा नियम है? वितरण नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ई, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को गुना करके ये 1 हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है? शून्य आ जा रहा है, ठीक। तो इसका क्या होगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा।